हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज शुरू करते हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके कुछ टॉपिक्स हमारी पिछली वीडियोज़ में कवर हो चुके हैं। आज नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है अकरेंस ऑफ मेटल्स, यानी मेटल जो होती है किस तरीके से अकर करती है नेचर में, किस तरीके से मौजूद रहती है नेचर में। द अर्थ क्रस्ट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स, यानी अर्थ की जो क्रस्ट होती है वो बहुत बड़ा सोर्स होती है मेटल्स का, यानी जितनी भी मेटल्स होती है सब कहाँ से मिलती है, हमें अर्थ की क्रस्ट से मिलती है। सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स सम सोल्यूबल सॉल्ट्स, जो समुद्र का जो पानी होता है उसके अंदर भी कुछ सॉल्ट्स होते हैं, सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ की क्रस्ट में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, आर नॉन एज मिनरल्स, उन्हें क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। एट होम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, यानी मिनरल्स के अंदर क्या होता है, एक किसी पर्टिकुलर मेटल की बहुत अच्छी परसेंटेज होती है। एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, और मेटल्स को उससे निकाला जाता है अपने प्रॉफिट के लिए। दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, ओर्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से, अर्थ की क्रस्ट से कैसे निकालते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, आपने 8th क्लास में जो रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की उसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। हैविंग दिस नॉलेज यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ अ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर, तो आप ये समझ सकते हैं आसानी से कि ओर से किस तरीके से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी निकाला जाता है। सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट, कुछ मेटल्स ऐसी भी होती है जो अर्थ की क्रस्ट में फ्री स्टेट में रहती है। सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, कुछ ऐसी भी मेटल्स होती है जो कंपाउंड की फॉर्म में होती है, यानी कंबाइंड फॉर्म में जुड़ी हुई होती है किसी न किसी के साथ। द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर द लीस्ट रिएक्टिव, यानी जो मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसके बॉटम में अगर आप देखें तो जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, यानी जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स होती है वो होती है। दे आर ऑफन फाउंड इन आ फ्री स्टेट, और आमतौर पर क्या होती है, वो फ्री स्टेट में पाई जाती है। फ्री स्टेट का मतलब समझ सकते हैं आप, फ्री स्टेट का मतलब होता है कि प्योर फॉर्म में, यानी किसी न किसी के साथ जो कंबाइंड हो जाती है वो नहीं होता, इसमें फ्री स्टेट में रहती है, किसी के साथ जुड़ी भी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट, तो गोल्ड हो गया, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, बहुत कम रिएक्ट करती है, या फिर इसीलिए ये सारी मेटल्स फ्री स्टेट में पाई जाती है। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज आप यहाँ लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, और यहाँ जो सबसे ऊपर आप मेटल देख रहे हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या होती है, ये हाई रिएक्टिव मेटल्स होती है जिनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है केवल किससे, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से। मॉडरेट में आता है जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, इनमें रिडक्शन मेथड का यूज़ किया जाता है। रिडक्शन यूजिंग कार्बन का यूज़ करते हुए इनको रिड्यूस किया जाता है, तब इससे मेटल अलग हो जाती है। और लीस्ट रिएक्टिव में आता है सिल्वर एंड गोल्ड, फाउंड इन नेचर नेटिव स्टेट, यानी नेटिव स्टेट का मतलब होता है ये फ्री स्टेट में, यानी प्योर फॉर्म में पाई जाती है। तो इनको जो अलग अलग करते हैं, अलग अलग करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव का जो तरीका होता है वो अलग होता है, मॉडरेट का अलग होता है, और इसी तरीके से जो लीस्ट रिएक्टिव होती है उनका जो एक्सट्रैक्ट करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स ओर्स, कॉपर और सिल्वर दोनों ही कंबाइंड फॉर्म में भी पाई जाती है एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड्स और, या तो उनके सल्फाइड और होते हैं या फिर उनके ऑक्साइड्स और होते हैं। और का मतलब समझते हो, और का मतलब होता है कि जितनी भी मेटल्स होती है जब वो इम्प्योरिटीज़ के साथ में होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद रहती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होती है, तो उसको ओर्स कहा जाता है। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, अब टॉप पे क्या बताया मैंने भी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर ऑल्सो रिएक्टिव, ये भी रिएक्टिव होती है। दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री स्टेट, और ये कभी भी फ्री स्टेट में नेचर में नहीं पाई जाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के साथ किसी न किसी के साथ रिएक्ट कर जाती है और अपने कंपाउंड बना लेती है, इसलिए ये फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होती।
द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज जैसे जिंक, आयरन, लेड एक्सेट्रा आर मॉडरेट रिएक्टिव, ये ना कम ना ज़्यादा, यानी मॉडरेट रिएक्टिव होती है। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ की क्रस्ट में पाई जाती है। मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स, या तो ऑक्साइड्स के रूप में या सल्फाइड्स के रूप में या फिर कार्बोनेट्स के रूप में। यू विल फाइंड दैट द ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स, आप इसमें क्या पाएंगे कि बहुत सारी जो मेटल्स होती है वो ऑक्साइड की फॉर्म में होती है। दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज़ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव एलिमेंट होता है एंड इज़ वेरी अबंडेंट ऑन द अर्थ, और अर्थ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद भी रहती है, लगभग 21% ऑक्सीजन होती है एयर में। थस ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, यानी रिएक्टिविटी के बेसिस पर वी कैन ग्रुप द मेटल्स इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज, यानी इनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। डिफरेंट टेक्निक्स आर टू बी यूज्ड टू ऑब्टेनिंग द मेटल्स फॉलोइंग इन ईच कैटेगरी, हर किसी कैटेगरी में अलग अलग टेक्निक का यूज़ किया जाता है उन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अलग करने के लिए। सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ओर्स, यानी ओर्स से जो प्योर मेटल जो होती है उनके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अ समरी ऑफ दीज स्टेप्स इज़ गिवन इन ए फिगर, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हर स्टेप जो होता है अलग अलग तरीके से। सबसे पहले और होता है किसी भी मेटल का, उसमें मेटल किस फॉर्म में होती है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में होती है, कंसनट्रेशन ऑफ और, यानी इसमें मेटल्स को 3 कैटेगरी मैंने बताई थी अभी, कि 3 कैटेगरी में इसको बांट दिया गया है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी है, इसमें एक हो गई मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, यानी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, दूसरा हो गया मीडियम, तीसरा हो गया लो रिएक्टिव मेटल्स। अगर हाई रिएक्टिव मेटल्स की बात करते हैं तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से मॉडर्न स्टेट में लाते हैं, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से उससे प्योर फॉर्म में या प्योर मेटल से मिल जाती है। मॉडरेट में क्या होता है, मॉडरेट में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ओर्स जो होते हैं कार्बोनेट और सल्फाइड और, तो इन दोनों को ही मॉडरेट रिएक्टिव जो मेटल्स होती है उनको, अगर कार्बोनेट और होता है तो उसको कैल्सिनेशन से, और जो सल्फाइड जो और होता है उसको रोस्टिंग से। अभी कैल्सिनेशन क्या है, रोस्टिंग क्या है, ये अभी आगे के सेक्शन में बताया जाएगा क्या है। और लेकिन दोनों में ही क्या बनते हैं, फाइनली ऑक्साइड बनता है मेटल का, जिसको रिड्यूस कर दिया जाता है, रिड्यूस करने के बाद उसका प्योरीफिकेशन हो जाता है और उससे हमें प्योर मेटल मिल जाती है। और लो रिएक्टिव में क्या होता है, सल्फाइड और उसकी रोस्टिंग की जाती है, रोस्टिंग करने के बाद हमें मेटल मिल जाती है, फिर उसको हम क्या कर लेते हैं, रिफ़ाइन कर लेते हैं, यानी रिफ़ाइन करने का मतलब क्या होता है, उसमें से इम्प्योरिटीज़ को अलग कर देते हैं। नेक्स्ट आता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट्स ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एक्सेट्रा कॉल्ड गैंग, यानी इसको गैंग कहा जाता है। जो भी इम्प्योरिटीज़ मेटल के साथ में मिक्सड रहती है, जब वो एक्सट्रैक्ट की जाती है अर्थ के क्रस्ट से, द इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द और प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना होता है। द प्रोसेस इज, ये प्रोसेस जो होता है यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंग, यानी गैंग जो होता है, जो गैंग मैंने बताया था अभी, जो इम्प्योरिटीज़ होती है यानी उनको रिमूव करना फ्रॉम द और से, आर बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैंग एंड द और, यानी दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस किस की, गैंग की भी और जो होता है उन दोनों की, उनके बेस पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से गैंग को उसमें से रिमूव किया जाएगा। डिफरेंट सेपरेशन ऑफ टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड, यानी अलग अलग टेक्निक्स उसमें यूज़ की जाती है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, अगर हम लो एक्टिविटी सीरीज़ की बात करते हैं कि जो मेटल्स लो एक्टिविटी सीरीज में आती है, मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, यानी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, बहुत कम रिएक्ट करती है। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स, इन मेटल्स के ऑक्साइड्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाय हीटिंग अलोन, यदि हम इनको हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो उनसे उनका रिडक्शन हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे सिनेबार की बात करते हैं, सिनेबार जो होता है क्या होता है, इज एन ओर ऑफ मरकरी, ये मरकरी का और होता है, फॉर्मूला होता है इसका HgS। वैन इट इज़ हीटेड इन एयर, जब इसको एयर में गर्म किया जाता है, इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड,
तो ये पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, जिसका फॉर्मूला है HgO। मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस्ड टू मर्करी और फर्दर हीटिंग। तो आप देख सकते हैं जो पहली इक्वेशन है इसमें मर्करी जो सल्फाइड है उससे रिएक्ट करती है ऑक्सीजन और क्या बनाती है, उसको गर्म करते हैं, हीट देते हैं उसको, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस उससे रिलीज हो जाती है। दोबारा फिर मर्क्यूरिक जो ऑक्साइड है उसको हीट करते हैं, हीट करने से क्या होता है, उससे मर्करी अलग हो जाता है और ऑक्सीजन उसमें से रिमूव हो जाती है। सिमिलरली कॉपर विच इज़ फाउंड एज Cu2S यानी कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में होती है नेचर में, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स और, उसको उसके और से अलग किया जा सकता है बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। यदि उसको एयर में गर्म कर दें तो उसको अलग कर सकते हैं। तो इक्वेशन में क्या है, कॉपर सल्फाइड रिएक्ट करता है किससे, ऑक्सीजन से, और उसको गर्म करने पर क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस उसमें से रिमूव हो जाती है। और यही कॉपर ऑक्साइड जब कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है दोबारा से, उसको हीट करते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है और उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट आता है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, यानी मॉडरेट रिएक्टिव भी कह सकते हैं इसको। द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर एक्सेट्रा आर मॉडरेट रिएक्टिव। वो कैसी होती है, ना ज़्यादा और ना कम रिएक्टिव होती है, मॉडरेट रिएक्टिव होती है। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स और इन नेचर, यानी ये या तो सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं या फिर कार्बोनेट की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको फ्लो चार्ट में बताया था। इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन, बहुत आसान होता है, टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, उसके ऑक्साइड से मेटल को ऑब्टेन करना, एज कम्पेयर टू इट्स सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स। सल्फाइड और कार्बोनेट्स की अपेक्षा अगर हम ऑक्साइड की बात करते हैं तो उसमें से मेटल आसानी से अलग की जा सकती है। देयरफॉर प्रायर टू रिडक्शन द मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। तो पहले क्या किया जाता है, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स दोनों को ही ऑक्साइड्स में, मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। जो सल्फर का जो ओर्स होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड्स में, कैसे, बाय हीटिंग स्ट्रांगली, बहुत तेज़ी से गर्म करेंगे तब, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर की प्रेजेंस में। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड्स, इसी तरीके से जो कार्बोनेट जो और होते हैं उनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। स्ट्रांगली हीट तो करते हैं लेकिन इसको लिमिटेड एयर में करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। फ्लो चार्ट में बताया था मैंने, दोनों का ही इसमें जिक्र आ गया पहले, रोस्टिंग का भी और कैल्सिनेशन का भी। रोस्टिंग तब होती है जब और को एक्सेस एयर में स्ट्रांगली हीट किया जाता है, और लिमिटेड एयर में अगर स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो वो होता है प्रोसेस कैल्सिनेशन। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ जिंक, यानी जो केमिकल रिएक्शन जो होती है जो टेक्स प्लेस करती है ड्यूरिंग रोस्टिंग के दौरान, एंड कैल्सिनेशन ऑफ जिंक और कैन बी शोन। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। जैसे जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन से और गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद क्या बनता है, जिंक का ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड इसमें से रिमूव हो जाती है। कैल्सिनेशन में क्या होता है, जिंक कार्बोनेट, उसको हीट करने से जिंक ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से भी रिलीज हो जाती है। द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड टू द corresponding मेटल्स बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। हम एक कार्बन जो होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से यूज़ करते हैं, तो मेटल ऑक्साइड्स क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स में। फॉर एग्जांपल व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड, अब एग्जांपल के तौर पे जिंक ऑक्साइड को ले लेते हैं, जब उसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है विद कार्बन के साथ, इट इज़ रिड्यूस्ड टू मेटेलिक जिंक, तो उसमें क्या होता है, जिंक मेटल अलग हो जाती है, रिमूव हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उनसे रिलीज हो जाती है। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में भी जानते होंगे, एक्सप्लेन इन द फर्स्ट चैप्टर, जो पहले चैप्टर में इसके बारे में जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन था उसमें बहुत अच्छे से बताया गया उसको। ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इज ऑल्सो अ रिडक्शन प्रोसेस, ये भी एक रिडक्शन प्रोसेस होता है जिसमें से कंपाउंड में से मेटल को अलग कर दिया जाता है। बिसाइड्स यूजिंग कार्बन या कोक भी इसको कह सकते हैं, टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल, यानी बिसाइड्स यूजिंग कार्बन को यूज़ करने के साथ साथ या यूज़ करने के अलावा रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल ऑक्साइड को फिर मेटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी यूज्ड
और कभी कभी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यूज़ की जाती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल होती है वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से रिमूव कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है, इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। यानी जो हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सभी क्या होते हैं आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स भी कहलाते हैं, बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। यानी ये क्या कर देते हैं अपने से कम रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से अलग कर देते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड को अगर हीट करे, गर्म करे एल्यूमिनियम पाउडर के साथ में, तो क्या होता है इस तरह की इक्वेशन हमें मिलेगी। मैग्नीज डाइऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मैग्नीज अलग हो रहा है इसमें लिक्विड फॉर्म में, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो रहा है और उसमें से हीट भी प्रोड्यूस होती है। कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेज दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। क्या आप इस तरह के सब्सटेंसेज को फाइंड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो रिड्यूस हो जाते हैं। दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक। इस तरह की जो रिएक्शंस होती है वो क्या होती है, बहुत ही हीट प्रोड्यूस करने वाली होती है, एक्सोथर्मिक होती है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मोटल स्टेट। यानी जो अमाउंट जो होती है हीट की इवॉल्व इज सो लार्ज, वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट उसमें से निकलती है। दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट, जिससे क्या होता है जो मेटल जो होती है वो मोल्टन स्टेट में आ जाती है, पिघल जाती है। इन फैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड with aluminum is used to join railway tracks और cracked machines parts। इसीलिए क्या किया जाता है कि जो आयरन जो होता है, आयरन ऑक्साइड जो होता है उसको एल्यूमिनियम के साथ में यूज़ किया जाता है। जहाँ पे आपने देखा होगा जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं जहाँ पे क्रैक आ जाते हैं, इनमें टूट जाते हैं, उनको फिल करने के लिए, या मशीन के जो पार्ट्स होते हैं अगर वो टूट जाते हैं तो उनको फिल करने के लिए, जॉइन करने के लिए इसको इनका यूज़ किया जाता है। किस किस का, एल्यूमिनियम, उसका आयरन ऑक्साइड का और एल्यूमिनियम का। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को थर्मिट रिएक्शन भी कहा जाता है। थर्मिट रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तो ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। इक्वेशन देखिए यहाँ पे, आयरन ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किससे, एल्यूमिनियम के साथ में, क्या बना रहा है उससे आयरन और क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और उसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकल गई। इसके बाद आता है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। यानी जो टॉप पे जो आती है सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल्स होती है वो किस तरीके से एक्सट्रैक्ट की जाती है। द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। यानी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती है। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। यदि हम कार्बन के साथ उनको हीट करें तो उनको अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। क्योंकि कार्बन जो होता है इन सोडियम को, मैग्नीशियम को, कैल्शियम को और एल्यूमिनियम को इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, रिड्यूस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये खुद बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है टू रेस्पेक्टिव मेटल्स, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है कार्बन से। दिस इज़ बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। उनकी एफिनिटी क्या होती है, ऑक्सीजन के प्रति ज़्यादा होती है, कार्बन के नहीं होती। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो इन मेटल्स को ऑब्टेन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। यानी जितने भी हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस से, जो उनके जो मोल्टन स्टेट में आ जाते हैं पहले, उनसे उसको अलग किया जाता है। द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। जब मेटल जो होती है कैथोड पे डिपॉजिट हो जाती है द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। कैथोड क्या होता है, कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। वेयर एज क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड। और क्लोरीन कहाँ चल जाती है, एनोड पे, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और दोनों अपोजिट चार्ज होते हैं, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसी तरीके से एल्यूमिनियम भी ऑब्टेन किया जा सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। यानी ऊपर जो बताया गया है मेथड रिडक्शन का, जिसमें मेटल को
प्रोड्यूस किया जाता है आर नॉट वेरी प्योर, वो बहुत ज़्यादा प्योर नहीं होती। दे कंटेन इम्प्योरिटीज़, उनमें क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ होती है, विच मस्ट बी रिमूव्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स, प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना होता है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। द मोस्ट वाइडली यूज्ड यानी जो बहुत बड़े पैमाने पर जो यूज़ किया जाता है रिफाइनिंग का प्रोसेस, जिसमें से जो इम्प्योर मेटल जो होती है, रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल यानी इम्प्योर मेटल को रिफाइन करना, इम्प्योर मेटल में से जो जितने भी इम्प्योरिटीज होती है उसको रिमूव करना, इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली, यानी जितने भी मेटल्स हैं, कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, इन सभी को इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइन किया जाता है। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड एंड थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। यानी इस प्रोसेस में जो इम्प्योर मेटल जो होती है वो क्या किसका काम करती है, वो एनोड का काम करती है, और जो थिन स्ट्रिप जो होती है प्योर मेटल की वो कैथोड का काम करती है। अ सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज द इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो सॉल्यूशन जो होता है जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रोड को, एनोड और कैथोड को जिसके अंदर डाला जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये मेटल सॉल्ट का ही वो होता है, सॉल्यूशन होता है। द apparatus इज सेटअप एज शोन इन फिगर 3.12। ये apparatus भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से ये दो इलेक्ट्रोड है इसके अंदर, जिस पे एक पे लिखा हुआ है एनोड, दूसरे पे लिखा हुआ है कैथोड, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। सबसे ऊपर की लगा हुआ है, की का मतलब स्विच होता है, स्विच ऑन या ऑफ करने के लिए होता है ये, और ये दोनों ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड का काम करते हैं, ये कैथोड एनोड। और ये इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और होता क्या है ये होता है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह से काम करता है। ये पूरा टैंक है और इसमें जो आप देख रहे हो नीचे ये इम्प्योरिटीज़ है। इम्प्योरिटीज़ को एनोड मड भी कहा जाता है। एनोड मड इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि एनोड के ठीक नीचे ये जितना भी मड होता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो कलेक्ट हो जाती है। ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, जब इलेक्ट्रोलाइट से करंट को पास किया जाता है, द प्योर मेटल फॉर्म द एनोड डिजोल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, यानी जब करंट पास किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट से, जो प्योर मेटल जो होती है फ्रॉम द एनोड, एनोड से डिजोल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या हो जाती है, एनोड से इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर घुल जाती है। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर, और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल, यानी उतनी मात्रा में जो प्योर मेटल जो होती है वो फॉर्म द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, और वो कहाँ जमा हो जाती है, कैथोड पे जमा हो जाती है। द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज गो इनटू सॉल्यूशन वेयर एज द इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ एनोड आर नोन एज एनोड मड। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है एनोड मड क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसमें क्या होता है, जितनी भी सोल्यूबल इम्प्योरिटीज होती है गो इनटू द सॉल्यूशन, वो तो सॉल्यूशन के अंदर घुल जाती है। वेयर एज इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज, जो इम्प्योरिटीज घुल नहीं पाती है, सेटल डाउन, वो कहाँ पे सेटल डाउन हो जाती है, एट द बॉटम ऑफ द एनोड, एनोड के ठीक नीचे, जैसे मैंने अभी दिखाया था डायग्राम में। तो एनोड जहाँ पे होता है उसके ठीक नीचे एनोड मड कलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है कोरोजन। कोरोजन क्या है, यू हैव लर्न द फॉलोइंग अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 1, यानी चैप्टर 1 में आपने कोरोजन के बारे में खूब डिटेल में सीख लिया है। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम, यानी सिल्वर के जो भी आर्टिकल्स होते हैं, चांदी की जो भी चीज़ें होती है, कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, ब्लैक कलर उसका हो जाता है। व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब उसको एयर में रखा जाता है या एयर में इसको एक्सपोज किया जाता है। दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिल्वर रिएक्ट करता है सल्फर के साथ जो कि एयर में प्रेजेंट रहती है, टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। और ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, यानी सिल्वर सल्फर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा हो जाता है, कैसा दिखाई देता है, ब्लैक कलर दिखाई देता है। कॉपर रिएक्ट्स विद मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, कॉपर रिएक्ट करता है ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में एयर में, एंड स्लोली लॉसेज इट्स शाइनी,
और धीरे धीरे क्या होता है, अपनी शाइनी जो होती है, अपनी जो चमक होती है, उसको खो देता है। ब्राउन सरफेस ऑफ गेन्स अ ग्रीन कोट, जो ब्राउन सरफेस उसका होता है वो कैसा बन जाता है, वो ग्रीन कोटिंग बन जाती है उसके ऊपर, उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज कॉपर कार्बोनेट, और ये जो ग्रीन, जो उस पर जो ग्रीनिश लेयर आ जाती है वो किसकी लेयर होती है, कॉपर कार्बोनेट की लेयर होती है। आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, जब आयरन जो होता है जब मॉइस्ट एयर के साथ में एक्सपोज हो जाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, एक्वायर्स अ कोटिंग, उसमें भी एक कोटिंग आ जाती है ऑफ अ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, जो ब्राउन कलर का फ्लैकी सब्सटेंस होता है उसे क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं इसको, लोहे में जंग लग जाना। लेट अस फाइंड आउट द कंडीशंस अंडर विच आयरन रस्ट, अब इसमें कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें रस्टिंग हो जाती है। तो एक एक्टिविटी है इसमें 3.14, इसको देखते हैं क्या है इसमें। टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एंड प्लेस क्लीन आयरन नेल्स इन ईच ऑफ दैम, और हर किसी में क्या करते हैं, एक साफ़ सुथरी आयरन नेल लेते हैं, उसमें रख देते हैं। लेबल दीज टेस्ट ट्यूब्स ए बी एंड सी, और तीनों में ए बी सी करके उसको लेबलिंग कर देते हैं। फॉर सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए एंड कोर किट, अब क्या करते हैं, पोर सम वाटर, उसमें कुछ जो जो ए है जिसने हमने ए लेबल किया है उसमें कुछ पानी डाल देते हैं और उसको कोर्क से बंद कर देते हैं आयरन नील डाल के। नेक्स्ट है पोर बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर इन द टेस्ट ट्यूब बी, अब टेस्ट ट्यूब बी में क्या करते हैं, कौन सा वाटर डालते हैं, डिस्टिल्ड वाटर उसमें डाल देते हैं। ऐड अबाउट 1 ml ऑफ ऑयल, उसमें 1 ml ऑयल डालते हैं। एंड कॉर्क इट, और उसको भी क्या करते हैं, ऊपर से कॉर्क लगा देते हैं, बंद कर देते हैं। द ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर, जो ऑयल जो होता है वो ऊपर जो होता है वाटर के ऊपर वो फ्लोट करता रहता है। एंड प्रिवेंट द एयर फ्रॉम डिजॉल्विंग इन द वाटर, और एयर को रोकता है डिजॉल्व होने से, घुलने से पानी में। पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम कार्बन क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब सी, अब टेस्ट ट्यूब सी में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इसके अंदर रखा जाता है। एंड कॉर्क इट, और उसको ऊपर से कॉर्क लगा देते हैं, बंद कर देते हैं। एनहाइड्रस कैल्शियम कार्बोनेट, जो एनहाइड्रस जो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर जितनी मॉइस्चर होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इफ़ एनी, यदि हो, फ्रॉम द एयर, एयर से, लीव दी टेस्ट ट्यूब्स फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए उनको इसी तरीके से रख दिया जाता है। एंड देन ऑब्जर्व, तो उसके बाद उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं किस तरीके से 3 टेस्ट ट्यूब हैं, और तीनों टेस्ट ट्यूब में ए बी सी करके उनकी लेबलिंग कर दी है। और लेबल करने से जो पहले वाली जो ऊपर तीनों में कॉर्क लगी हुई है उसमें एयर है, फर्स्ट वाली में ए में एयर भी इसमें मौजूद है, और रस्टी आयरन नेल, यानी एक आयरन नेल भी इसके अंदर है जिसमें रस्टिंग हो गई है, और नीचे वाटर है। सेकंड वाले में आप देख रहे हैं कि एयर तो है लेकिन उसमें वाटर और एयर दोनों के बीच में एक लेयर बन गई है ऑयल की, उसमें ऑयल डाला गया है, और जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है ऑक्सीजन को वाटर में डिजोल्व होने से, रोक देता है। और थर्ड वाले में आप देख रहे हैं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड उसके अंदर डाला गया है, जिसको ड्राई एजेंट भी कहते हैं। और ये क्या करता है, जितनी भी मॉइस्चर इसके अंदर होती है वो उसको सोख लेता है अपने अंदर, और एयर कैसी हो जाती है इसमें, ड्राई हो जाती है, मॉइस्ट एयर नहीं रहती। नेक्स्ट आता है बॉइल्ड, इसमें बॉइल्ड वाटर है, इसमें सेकंड वाले में बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर है, और जो फर्स्ट वाला है उसमें डिस्टिल्ड वाटर नहीं है, उसमें नॉर्मल वाटर है इसी तरीके से। तो इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं इसमें जो ऑब्जर्वेशन होती है हमारी, यू विल ऑब्जर्व दैट आयरन नेल्स रस्ट इन टेस्ट ट्यूब ए, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें आयरन नेल जो होती है उसमें रस्टिंग होती है। बट दे डू नॉट रस्ट इन टेस्ट ट्यूब बी, बी में रस्टिंग नहीं होती है और ना ही सी में होती है। इन द टेस्ट ट्यूब ए द नेल्स आर एक्सपोज टू बोथ एयर एंड वाटर, जो नेल जो होती है वो एक्सपोज हो जाती है किसमें, उसमें उसको एयर भी मिल रही है, उसको वाटर भी मिल रहा है, इसलिए उसमें रस्टिंग हो जाती है। इन टेस्ट ट्यूब बी, यानी टेस्ट ट्यूब बी में द नेल्स आर एक्सपोज टू ओनली वाटर, अब टेस्ट ट्यूब बी जो है इसमें जो उसमें क्या मिल रहा है, उसको सिर्फ क्या मिलता है, वाटर मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए क्या डाल दिया उसमें, ऑयल डाल दिया है, जिससे ऑक्सीजन उसमें डिजोल्व नहीं हो पा रही है बॉइल्ड वाटर में। एंड द नेल्स इन टेस्ट ट्यूब सी, और जो टेस्ट ट्यूब सी है उसमें क्या होता है,
आर एक्सपोज टू ड्राई एयर, जो नेल जो होती है आयरन की जो नेल होती है वो उसमें ड्राई एयर में एक्सपोज रहती है। वो डज दिस टेल अस अबाउट द कंडीशन अंडर विच आयरन आर्टिकल्स रस्ट। तो इसमें से कौन सी जो कंडीशन है वो रस्टिंग की होगी। वॉट डज दिस टेल, ये हमें क्या बताता है कि रस्टिंग के लिए कौन कौन सी कंडीशन ज़रूरी होती है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, यानी कोरोजन को हम किस तरीके से प्रिवेंट करें, किस तरीके से रोकें। तो कुछ तरीके हैं यहाँ पे प्रिवेंशन करने के कोरोजन को। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉयज। ये कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड दे रखे हैं कोरोजन को प्रिवेंट करने के। गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग दैम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, किसी भी मेटल को, जैसे स्टील जो होता है या किसी भी मेटल को रस्टिंग से रोकने के लिए उसके ऊपर एक जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ़ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। यदि जिंक की जो कोटिंग होती है अगर वो टूट जाए तो रस्टिंग होगी इसमें, अदरवाइज रस्टिंग नहीं होगी। कैन यू रीजन दिस आउट, क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं, इसका कारण बता सकते हैं। क्योंकि जब तक वो जिंक उसकी कोटिंग रहती है आयरन के आर्टिकल के ऊपर, तब तक क्या होता है, तब तक एयर का कॉन्टैक्ट जो होता है आयरन से वो नहीं हो पाता और रस्टिंग नहीं होती। नेक्स्ट आता है एलोइंग इज़ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। एलोइंग क्या होता है, एलोइंग होता है टू और मोर मेटल्स का होमोजेनस मिक्सचर। टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स का होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसको हम एलोय कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है उसको इम्प्रूव करने का। वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टी बाय दिस मेथड। और डिजायर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, हम अपने हिसाब से अपने तरीके से प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल। अब जैसे आयरन जो होता है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेटल है, बट इट इज़ नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट, लेकिन वो कभी भी उसकी प्योर स्टेट में यूज नहीं किया जाता। दिस इज़ बिकॉज प्योर आयरन इज़ वेरी सॉफ्ट। अगर हम प्योर आयरन की बात करते हैं तो क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है एंड स्ट्रेचेज ईजीली व्हेन हॉट। और जब वो गर्म कर देता है आसानी से वो गर्म भी हो जाता है। बट इफ़ इट इज़ मिक्सड विद आ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, यदि बहुत थोड़ी सी मात्रा में अगर कार्बन मिला करके उसको मिक्स किया जाता है अबाउट 0.05%, इट बिकम्स हार्ड। तो वो कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है एंड स्ट्रॉन्ग, और मजबूत भी हो जाता है। व्हेन आयरन इज मिक्सड विद निकल एंड क्रोमियम, जब आयरन और निकल दोनों और क्रोमियम के साथ उसको मिक्स किया जाता है, वी गेट स्टेनलेस स्टील। तो हमें कौन सा स्टील मिलता है, स्टेनलेस स्टील, विच इज़ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट, जो कि हार्ड भी होता है और जिसमें रस्टिंग भी नहीं होती। दस इफ आयरन इज मिक्सड विद सम अदर सब्सटेंसेज, यदि आयरन को दूसरे सब्सटेंसेज के साथ में अगर मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, इट्स प्रॉपर्टी चेंज, इसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। इनफैक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज्ड इफ़ इट इज़ मिक्सड विद सम अदर सब्सटेंसेज, यानी प्रॉपर्टी बदल जाती है किसी मेटल की, कब, यदि उसे किसी दूसरे सब्सटेंसेज के साथ में मिक्स कर दिया जाता है। द सब्सटेंस एड मे बी अ मेटल और अ नॉन मेटल, और सब्सटेंस क्या हो सकता है, वो मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। और इफ इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल एंड देन डिजॉल्विंग द अदर मेटल इन इट definite proportion, it is prepared by first melting and primary metal, यानी इसको पहले क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है जो प्राइमरी मेटल जो होती है, एंड देन, और उसके बाद क्या होता है, डिजोल्विंग अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट को उसमें डिजोल्व किया जाता है इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी एक सही अनुपात में, निश्चित अनुपात में। इट इज़ देन कूल्ड टू रूम टेम्परेचर, और उसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर दिया जाता है। आप देखिए यहाँ थोड़ा सा उसके बारे में दिया गया है गोल्ड के बारे में। प्योर गोल्ड नॉन एज 24 कैरेट गोल्ड, यानी प्योर गोल्ड जो होता है, जो गोल्ड की जो प्योरिटी होती है वो कैरेट में मेजर की जाती है। 24 कैरेट का प्योर गोल्ड होता है। इज़ वेरी सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट होता है। इट इज़ देयर फॉर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरीज,
इसलिए जो बिल्कुल प्योर जो फॉर्म होती है गोल्ड की, वो ज्वेलरी बनाने के लिए यूज नहीं की जाती है। इट इज़ अलॉयड विद आदर सिल्वर और कॉपर टू मेक हार्ड। तो उसको थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए या तो उसमें सिल्वर या फिर उसमें कॉपर मिक्स की जाती है। जनरली इन इंडिया, आमतौर पर इंडिया में 22 कैरेट गोल्ड इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, यानी 22 कैरेट का जो गोल्ड होता है ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इट मीन्स दैट 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड इज अलॉयड विद 2 पार्ट्स ऑफ आइदर कॉपर और सिल्वर, यानी 22 पार्ट में 2 पार्ट किसके मिलाए जाते हैं, या तो कॉपर के मिलाए जाते हैं या फिर सिल्वर के मिलाए जाते हैं, जिससे वो 22 कैरेट हो जाता है और तभी उसके ऑर्नामेंट्स बनाए जा सकते हैं। इफ़ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, इफ़ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी देन द एलॉय इज नॉन एज अमलगम। यदि एक जो होता है मेटल में से किसी एक को अगर हम मरकरी ले तो उसे क्या कहते हैं, उसे अमलगम कहते हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो एलॉय से क्या होता है, कम होता है अगर हम प्योर मेटल की बात करते हैं तो। फॉर एग्जांपल ब्रास एन एलॉय। अब ब्रास क्या है, एक एलॉय है, ब्रास उसको कहते हैं पीतल को, एक एलॉय होता है, वो भी किस किस का होता है, कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक दोनों का एलॉय होता है। एंड ब्रॉन्ज जो होता है एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। तो ये कॉपर और टिन को मिलाकर के क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है, और कॉपर और जिंक को मिलाकर के बनता है ब्रास। आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब दोनों ही एलॉय क्या होते हैं, वो अच्छे कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के। वेयर एज कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। जबकि कॉपर का जो यूज होता है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए किया जाता है। सोल्डर एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। अब सोल्डर जो होता है वो भी एक एलॉय होता है जो लेड और टिन दोनों से मिलकर के बनता है। हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। एंड यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। और किसके लिए यूज़ किया जाता है, वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जो वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर जो होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, द वंडर ऑफ एंशियंट इंडियन मेटलर्जी। द आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार, यानी कुतुब मीनार जो है उसके पास में एक आयरन पिलर है इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर। वॉज मेड अराउंड 400 BC। वो 400 साल 400 BC, यानी वो बिफोर क्रिस्ट से 400 साल भी पहले, बाय द आयरन वर्कर्स इन इंडिया। ये आयरन वर्कर जो होते हैं इंडिया में उन्होंने बनाया था, जो लोहे का काम करने वाले होते हैं। दे हैड डेवलप्ड अ प्रोसेस, उन्होंने कैसा प्रोसेस डेवलप किया, विच प्रिवेंटेड रोड आयरन फ्रॉम रस्टिंग, यानी रोड आयरन फ्रॉम रस्टिंग, यानी रस्टिंग, उसमें जो लोहा इस तरह का लगा होता है, इस तरह का एलॉय बनाया गया उसको कि उसमें रस्टिंग नहीं होती। दिस इज लाइकली बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ थिन फिल्म ऑफ मैग्नेटिक ऑक्साइड Fe3O4 ऑन द सरफेस। उसके सरफेस पर क्या है, उसके सरफेस पर जो मैग्नेटिक ऑक्साइड जो होता है उसकी एक लेयर भी होती है, एक फिल्म होती है ऑन द सरफेस। एज अ रिजल्ट फिनिशिंग ट्रीटमेंट गिवन टू द पिलर, उसको एक फिनिशिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है पिलर को। पेंटिंग इट विद अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स, और अलग अलग तरह के जो सॉल्ट्स होते हैं उनके मिक्सचर से उसको पेंट किया जाता है। देन हीटिंग एंड क्वेंचिंग, जिससे क्या होता है वो हीट का और जो क्वेंचिंग जो हो जाती है, स्क्रैचिंग ना हो उसके ऊपर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। द आयरन पिलर इज 8 मीटर हाई एंड वेट इज़ 6 टन्स। यानी जो आयरन पिलर जो होता है वो लगभग 8 मीटर उसकी हाइट है, और उसका वेट कितना है, लगभग 6000 किलोग्राम।